इस वीडियो में हम 10 क्लास के लिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। कृपया ये प्रश्न और आंसर आपको अच्छे लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं। कह रहे हैं ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं क्या कहे जाते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कि पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। और कर रहा है बटर पेपर कहते हैं हम। तो बटर पेपर तो नहीं होगा, आपको इन तीनों में से आपको चूज करना है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार कर जाते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। और जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिनसे होकर थोड़ी सी प्रकाश का कुछ ही भाग पार कर पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए आपको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों का परिभाषा बता देगा, ठीक। अगला है प्रकाश के परावर्तन कोण किसे कहते हैं, यानी परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो ऐसा कोण जो मतलब याद रखिएगा, प्रकाश का जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जरा यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, जब ये समतल दर्पण मान लीजिए और प्रकाश की किरण इस पर आ रही है और ये जा रही है, आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक ना। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो याद रखिएगा कि जो समतल और उत्तल से समतल और उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। जब भी बनते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ एक ही दर्पण है अवतल दर्पण, जिसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब किससे प्राप्त होंगे, तो अवतल दर्पण से प्राप्त होंगे, न तो समतल से होंगे और ना ही उत्तल से होंगे। समझ गए। ये सभी तो कभी नहीं होगा। समझ गए। यानी कि अवतल दर्पण में क्या होगा, वो किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, मिल सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा। समतल नहीं होगा, उत्तल भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब कह रहे किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। अभी आपको बताया कि समतल दर्पण द्वारा मिल सकता है, उत्तल दर्पण द्वारा मिल सकता है। तो समतल और उत्तल में तो हमेशा आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। और अवतल में एक बार काल्पनिक बनता है, यानी कि इसमें भी काल्पनिक बनेगा। यानी कि तीनों दर्पण में क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब आपको प्राप्त होंगे। यानी समतल, अवतल, उत्तल, यानी कि तीनों दर्पणों में आपको क्या होंगे, आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। करें कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो समतल दर्पण है वस्तु से ना तो छोटा बनाता है ना बड़ा बनाता है, वस्तु एकदम बराबर प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। जब उत्तल दर्पण लेते हैं तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, साफ सुथरा बनाता है। जब समतल दर्पण लेते हैं तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उत्तल दर्पण होगा। न तो समतल होगा, न समतल और अवतल होगा, न ही अवतल होगा। लेकिन क्या ये सब क्या है, ये सही है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकते हैं। तो उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण क्या करता है कि प्रकाश की किरण को भेजिए और ये फैलाते चले जाता है। क्या करता है, फैलाते चले जाता है, ठीक ना। अगला अवतल दर्पण, देखिए मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मोटर जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर जब प्रकाश स्रोत को रखते हैं तो ये जब परावर्तन के बाद ये क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्राप्त होते हैं किरणें, ठीक ना। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा क्या किया जा सकता है, एक बिंदु से समानांतर किरणें प्राप्त की जा सकती है। समझ गए हो। अगला कर रहा है, ये समझ गए, यानी कि उत्तल द्वारा नहीं होगा, अवतल द्वारा होगा। उत्तल अवतल कह रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला कर रहा है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो हम लोग कहेंगे कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो जरा याद रख लीजिएगा, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ठीक ना। ये हो गया आपका फोकस हो गया एफ, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। तो देखिए जहाँ ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया। और ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो दर्पण जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है, जो काल्पनिक और सीधा होता है। जब एफ पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है। जब सी और एफ के बीच रखते हैं तो अनंत और सी के बीच बनता है। जब सी पर रखते हैं तो सी पर बनता है। जब सी और अनंत के बीच रखते हैं तो सी और एफ के बीच बनता है। जब अनंत पर रखते हैं तो एफ पर बनता है। और जो बहुत छोटा होता है, जो प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, ठीक ना।
यानी कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तो कहेंगे फोकस पर, कभी नहीं, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर चला जाएगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे वक्रता केंद्र पर बनेगा, ध्रुव पर वस्तु रखे भी नहीं रखेगा आपको, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, ठीक है ना। यानी कि ये आंसर हो गया आपका फोकस अनंत पर। चलिए आपके लिए हम कुछ 5 प्रश्न दे दिए हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। दूसरी बात, ये जो 5 ऑप्शन दिए, 5 प्रश्न दिए हैं, इन 5 प्रश्नों को उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। पहला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर उसकी वक्रता त्रिज्या, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी क्या होती है, 3 गुनी, 4 गुनी, 2 गुनी, 1 गुनी, क्या होती है ये बताना है आपको। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण में एक वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है। तीसरा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। और चौथा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। पांचवा है यदि किसी दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो वह दर्पण कौन होगा। आपको ये कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। थैंक यू।